कहाँ से? हाँ हाँ चलो। चलिए, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला पेपर आपका कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। इको आ रहा है क्या? उसमें देख लेना सुन। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट का स्टेटमेंट लेते हैं, है ना, ओवरव्यू लेते हैं सब्जेक्ट का, एंड फिर उसके बाद अपन पढ़ना चालू करते हैं, है ना। अब आपका पेपर है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। तो यार सबसे पहले मुझे बताओ लॉ क्या होता है ना। जो ऑनलाइन है बच्चे बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करते रहेंगे, चुपचाप नहीं बैठना है आपको भी, है ना। लॉ लॉ होता क्या है? लॉ बनाया क्यों जाता है? तो यार सबसे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए लॉ बनाया जाता है। अरे यार अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो लॉ बनाने की जरूरत ही क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर सोसाइटी में क्राइम ही नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी ही नहीं है, तो क्रिमिनल लॉ बनाने की जरूरत क्या है? बोले कोई जरूरत नहीं है यार क्रिमिनल लॉ बनाने की। तो क्रिमिनल लॉ बनाया इसलिए गया क्योंकि यार सोसाइटी के अंदर क्या थी? प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हमने क्या बनाया? लॉ बनाया। तो ऑब्वियसली कंपनी लॉ भी हमने काहे के लिए बनाया है? किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के पर्पस से। तो सबसे पहले अगर हम बोले तो लॉ मतलब क्या हुआ? तो बोले यार कोई ना कोई क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम का क्या चाहिए होता है? सॉल्यूशन चाहिए होता है। सॉल्यूशन देने के पर्पस से क्या बनाया जाता है? लॉ बनाया जाता है। तो लॉ का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो एथिक्स होते हैं, जो कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है ना। तो लॉ के अंदर सीधे सीधे से बोले तो सबसे पहले क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लॉ के अंदर क्या होते हैं? एथिक्स होते हैं। लॉ के अंदर क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। काहे के लिए बनाए जाते हैं? तो बोले यार किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के पर्पस से। अब बोले यार कंपनी लॉ में कौन सी प्रॉब्लम आ गई जिसका सॉल्यूशन देने के पर्पस से कंपनी लॉ बनाने की जरूरत महसूस हो गई? अब ये बताओ, सेकंड वर्ड अपन लेते हैं कंपनी। जैसे हमारा पूरा वर्ड है कंपनी लॉ, तो सेकंड वर्ड अपन लेते हैं कंपनी, है ना। लॉ का मतलब तो आपने देख लिया कि लॉ मतलब तो क्या हुआ कि बोले यार किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के पर्पस से लॉ बनाया जाता है। ठीक है। अब ये लॉ किससे रिलेटेड है? कंपनी से रिलेटेड है। अच्छा बताओ कंपनी क्या होता है? जितना आता है, हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ये आपने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक, फिर आप बोलोगे क्या कि कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। ये सब कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्चुअली कंपनी क्या है? तो कंपनी बेटा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने किसी लीगल बिजनेस को रन करने के लिए बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, कंपनी बनाते क्यों हैं? है ना, चैट बॉक्स के अंदर जवाब देंगे। तो कंपनी बनाते क्यों हैं? बताओ क्यों बनाते कंपनी? बिजनेस करने के लिए, और काहे के लिए? कंपनी बनाकर मुझे मजा थोड़ी आ रहा है। हाँ,
एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर आप मेरे से पूछोगे कि कंपनी बनाते क्यों हैं, तो मैं बोल दूंगा मुझे तो मेरी प्रोफेशनल फीस बनती है इसलिए कंपनी बनाते हैं। मुझे तो कंपनी नहीं चलानी है, मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी कंपनी इसलिए बना रहा हूं कि यार एक कंपनी बनाऊंगा, 10,000 रुपए की फीस मिलेगी। मेरा कंपनी बनाने का पर्पस तो ये है। लेकिन जिन्होंने कंपनी बनाई है, जो प्रमोटर्स कहलाते हैं कंपनी के, उन्होंने कंपनी क्यों बनाई है? तो बोले यार उनका कंपनी बनाने का एक ही पर्पस होता है, किसी लीगल बिजनेस को रन करना। तो कंपनी और कुछ नहीं है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम क्या चलाते हैं, किसी लीगल बिजनेस को चलाते हैं। कंपनी और कुछ नहीं है, केवल क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी लीगल बिजनेस को चलाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ है ना? अब हमने कंपनी बना ली बिजनेस करने के लिए, तो बोले यार बिजनेस करने के दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है क्या? क्या मुझे बिजनेस करना है तो कंपनी ही बनानी पड़ेगी क्या? दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है क्या मेरे पास? बोले है ना यार, सोल प्रोप्राइटरशिप वो भी तो हम बिजनेस करने के लिए बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म वो भी तो हम बिजनेस करने के लिए बनाते हैं, HUF वो भी बिजनेस ही करता है। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस करने के पर्पस से ही तो बनाए हैं। और 11th क्लास में हमने सबसे पहला चैप्टर ही पढ़ा था क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप का के लिए बनाई थी, लीगल बिजनेस करने के लिए। पार्टनरशिप फर्म का के लिए बनाई, लीगल बिजनेस करने के लिए। कंपनी भी काय के लिए बनाते हैं, बिजनेस करने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी काय के लिए बनाते हैं, बिजनेस करने के लिए। LLP भी काय के लिए बनाते हैं, बिजनेस करने के लिए। तो इन सब का केवल एक पर्पस होता है, किसी लीगल बिजनेस को चलाना। तो यार जब सब बिजनेस करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं, तो इतने सारे ऑप्शन देने की जरूरत क्या है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत क्या है? जब सबको बिजनेस ही चलाना है तो यार एक ही से काम हो जाएगा ना? नहीं, सबके अपने अपने एडवांटेज होते हैं, सबके अपने अपने डिसएडवांटेज होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अपनी पसंद का एक ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लेते हैं। जैसे मुझे कोचिंग क्लास चलानी थी, अब अगर मुझे कोचिंग क्लास चलानी थी तो मैं सोल प्रोप्राइटर के रूप में भी कोचिंग क्लास स्टार्ट कर सकता था। मैं प्रोविद्या सोल प्रोप्राइटर के रूप में स्टार्ट कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। बट अब वहां क्या करना पड़ता, सारा काम मैं अकेला करता, सारे सब्जेक्ट में अकेले पढ़ाता, रिसेप्शन भी संभाल रहा हूं। चलो मैं अपनी हेल्प करने के लिए एम्प्लॉइज रख सकता हूं, लेकिन यार वो पैसा तो नहीं लगाएंगे। कोचिंग क्लास चलाने के लिए भी फंड की नीड होती है, तो क्यों ना एम्प्लॉय रखने के बजाय ऐसे पर्सन अपन रखें जिनका हमारे साथ ऑनरशिप वाला रिलेशनशिप हो, जो एम्प्लॉय की तरह काम भी करें, ऑनरशिप वाली फीलिंग भी रहे। तो हम क्या बना लेते हैं बेटा, पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सिंगल पर्सन था, सिंगल पर्सन सारा काम कर रहा था, यहां मैंने अपनी क्या बना ली, पार्टनरशिप फर्म। बट पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है कंपनी का, LLP का, सोसाइटी का। चलो इनके बारे में अपन डिटेल देखते हैं। पहले जो अपन डिस्कस कर रहे थे अपन उसी के ऊपर आते हैं कि कंपनी और कुछ नहीं है, कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे बनाने का केवल एक पर्पस होता है, किसी लीगल बिजनेस को चलाना। ऐसा नहीं है कि बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप भी बिजनेस चलाएगा, पार्टनरशिप फर्म भी बिजनेस चलाएगी, कंपनी भी बिजनेस चलाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बिजनेस चलाएगी, HUF भी बिजनेस चलाएगा। लेकिन सबके अपने अपने एडवांटेज होते हैं, सबके अपने अपने डिसएडवांटेज होते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए मुझे चूज करना होता है कि मेरे बिजनेस के लिए
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है। ऑब्वियसली अगर मैं पानी पूरी का ठेला लगा रहा हूं तो कंपनी बनाकर तो नहीं लगाऊंगा यार। मैं चाट पकौड़ी की दुकान खोल रहा हूं तो कंपनी बनाकर तो नहीं करूंगा यार। लेकिन जब मैंने सोल प्रोप्राइटर के रूप में ही चाट पकौड़ी का ठेला या पार्टनरशिप में अपनी पानी पूरी की दुकान चालू करी और जब वो बिजनेस ग्रो करने लगता है तो मुझे जरूरत होती है ज्यादा लोगों की, ज्यादा पैसे की, एंड मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के पर्पस से कंपनी फॉर्म में चला जाता हूं। तो ये तो मेरे ऊपर है कि मुझे क्या बनाना है, सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना है, पार्टनरशिप हम बनाना है, कंपनी। अभी हम कंपनी पर कंसंट्रेट करते हैं, फिर इन सब में डिफरेंस भी देखेंगे, है ना। तो कंपनी हमने बोल दिया कि कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका काम किसी लीगल बिजनेस को चलाना होता है। अब कंपनी बना दी हमने तो कंपनी को गवर्न करने के पर्पस से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना पड़ेंगे, कंपनी को मैनेज करने के पर्पस से एथिक्स बनाना पड़ेंगे, मॉरल वैल्यूज क्रिएट करना पड़ेगी, कंपनी को रन करने के पर्पस से बेसिक प्रिंसिपल्स तैयार करना पड़ेंगे ताकि कोई भी कंपनी गलत काम न करे। इसलिए फिर नीड हुई कि कंपनीज को रेगुलेट करने के पर्पस से यार अपन एक लॉ बनाते हैं और उसका नाम अपन ने क्या रख दिया, कंपनी लॉ। यही कंपनी लॉ अपने को पढ़ना है क्योंकि एज अ कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ ही मेरा बेसिक लॉ है, कंपनी लॉ ही मेरा मेन लॉ है। अच्छा, एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपन कहां काम करने वाले हैं, कंपनी के अंदर। और कंपनी को कंट्रोल करने वाला लॉ कौन सा है, कंपनी लॉ। तो ये तो मेरा बेसिक लॉ है यार, कंपनीज एक्ट तो मेरा बेसिक एक्ट है जिसके बिना एज अ कंपनी सेक्रेटरी मेरा काम चलने वाला नहीं है। अरे यार, अगर मैं पार्टनरशिप में काम कर रहा होता, अगर मैं सोसाइटी में काम कर रहा होता, अगर मैं एलएलपी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा होता तो मुझे गवर्न करने वाला लॉ कौन सा होता, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म, जहां पर भी मैं काम कर रहा हूं। लेकिन यहां मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम करूंगा कंपनी में, एंड कंपनी को गवर्न करने वाला बेसिक लॉ होता है कंपनीज एक्ट 2013, वही अपन पढ़ रहे हैं। तो हमारा बेसिक पेपर है कंपनी लॉ, जिसको आप दो वर्ड को पहले अलग अलग करके देखते हैं अपन कि बोले यार लॉ क्या होता है, तो बोले लॉ मतलब सिंपल वर्ड में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, एथिकल्स मॉरल वैल्यूज होती हैं जो हर पर्सन को कंप्लाई करना चाहिए। अब यार बोल देने से तो कोई कंप्लाई नहीं करता है, आप लोग भी अपने आप को देख लो, आपको बोल दें पढ़ना चाहिए, हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, इथिकल ड्यूटी बनती है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की, लेकिन जब तक मम्मी पापा की डांट ना पड़े हमें अपनी ड्यूटी से याद नहीं आती है। जब तक हमें स्ट्रिक्ट करके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर टाइम टेबल बनाकर बिठा न दिया जाए पढ़ने के लिए, हम नहीं बैठते हैं। सेल्फ स्टडी हम करते नहीं है, इसलिए तो हम कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। तो हर चीज को रेगुलेट करना जरूरी होता है, एंड ये रेगुलेशन हम आप ही के इंटरेस्ट में करते हैं। देन गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो एथिक्स जो प्रिंसिपल्स बना दिए जाते हैं कंपनी को कंट्रोल करने के पर्पस से, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी लॉ बोलते हैं। एंड बिलीव मी, ये आपका बेसिक लॉ है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप जब काम करने जाओगे तो आपकी 95% वर्किंग केवल कंपनी लॉ से होने वाली है, केवल और केवल कंपनी लॉ। सेकंड लॉ आपका आता है सिक्योरिटी लॉ, उससे हो सकता है। चलो, ये अपन ने थोड़ा सा कंपनी लॉ का बेसिक देखा। अब अपन स्टार्टिंग से अपने एग्जीक्यूटिव के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में डिस्कस करके पढ़ना चालू करते हैं।
चलो, अब आप एग्जीक्यूटिव में आ गए हो, है ना। तो एक बार पूरी अपन अपनी जर्नी देखते हैं, कैसा क्या अपने को पढ़ना है, फिर पेपर के ऊपर आते हैं। एकदम मैंने पहले जर्नी के बारे में नहीं बताया, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये देखी देखी सी चीजें हैं, बट फिर भी अपने को जानना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए अपने को 2 ग्रुप क्लियर करना है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। मतलब एग्जीक्यूटिव की आपकी पूरी स्टडी 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है ना। ग्रुप फर्स्ट के अंदर 4 पेपर्स हैं, ग्रुप सेकंड के अंदर 3 पेपर्स हैं। ग्रुप फर्स्ट के 4 पेपर्स कौन कौन से हैं, तो बोले एक है आपका कंपनी लॉ, फिर है आपका JIGL ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, देन है आपका SBILL सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, एंड है आपका CAFM कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 4 पेपर हैं अपने फर्स्ट ग्रुप के अंदर। पूरा ओवरव्यू मैं आपको एग्जीक्यूटिव का दे रहा हूं, फिर मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ये देखते हैं, एंड बाकी फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बता देगी, है ना। तो एग्जीक्यूटिव आपका 2 पार्ट के अंदर है, ग्रुप फर्स्ट है कंसिस्टिंग ऑफ 4 पेपर्स, ग्रुप सेकंड है कंसिस्टिंग ऑफ 3 पेपर्स। 4 पेपर्स जो ग्रुप फर्स्ट के हैं, कंपनी लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ JIGL जिसे कहा जाता है, फिर ये एसबिल हो गया, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस, एंड होता है आपका कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी तरह से ग्रुप सेकंड के अंदर हमारे पास 3 पेपर हैं, है ना। पहला है CMSL कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, फिर है ECIPL इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ, फिर है आपका कौन सा टैक्सेशन, जिसमें डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों है ना। तो हमें जो एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, तो एग्जीक्यूटिव जो है बेटा वो आपका 2 पार्ट के अंदर है, ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है। ग्रुप फर्स्ट के अंदर आपको 4 पेपर तैयार करना है, ग्रुप सेकंड के अंदर आपको 3 पेपर तैयार करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, क्या हम दोनों ग्रुप एक साथ करें? बेस्ट है, दोनों ग्रुप एक साथ करना चाहिए। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ कर रहे हो, आपका मेजर मेरे ख्याल से जितने बच्चे हैं सबका दिसंबर अटेम्प्ट है ना। तो दिसंबर तक तो यार अभी हमारे पास मोर देन 9 मंथ्स हैं, वेब एंड होने वाला है। अभी तो हमारे पास 10 महीने हैं पूरे, हम आराम से दोनों ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। 5 मंथ मैक्सिमम, वैसे तो 4.5 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट मैक्स साइड भी ले लें तो 5 महीने मैक्सिमम आपका सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे। अब 10 मंथ्स अगर हमारे पास हैं, 5 महीने में अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो बचे हुए 5 महीने में हम बहुत आराम से सारी चीजों को रिवाइज करके रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देकर राइटिंग प्रैक्टिस करके बहुत इजीली एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप दिसंबर में क्लियर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका जून अटेम्प्ट है तो ऑब्वियसली एक ही ग्रुप आपको देना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत कम है जून 26 वाले के लिए। अगर आप जून 27 की प्लानिंग कर रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसा कोई नहीं होगा, तो फिर दोनों ग्रुप या दिसंबर 26 के लिए आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए। ठीक, अब अगर मुझे एक ही ग्रुप देना है तो मैं कौन सा ग्रुप दूं? तो यार मैं तो एडवाइस यही करूंगा, सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रुप फर्स्ट देने के लिए आपके पास अभी बहुत टाइम है।
आपके पास पेपर भी 4 हैं, ग्रुप सेकंड में तो पेपर भी 3 हैं। जब दिसंबर में अगर आप केवल ग्रुप फर्स्ट दे दोगे और जून 27 में अगर आप सेकंड ग्रुप दोगे तो आपके पास केवल 5 मंथ्स ही रहेंगे। जनवरी से मई तक केवल 5 मंथ्स रहेंगे, तब केवल 3 पेपर की तैयारी करना कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन अगर आप दिसंबर में केवल एक ही ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हो तो बेटा बेस्ट ऑप्शन है आपका ग्रुप फर्स्ट, बेस्ट ऑप्शन है। 4 पेपर हैं, सिलेबस भी ज्यादा है। हां, ग्रुप फर्स्ट का सिलेबस ज्यादा है ग्रुप सेकंड के कंपैरिजन में। नंबर ऑफ पेपर्स तो ज्यादा हैं, कंटेंट्स भी ज्यादा है। अकेला आपका कंपनी लॉ का मॉड्यूल लगभग 1000 पेज का है। तो मेरी तरफ से यही एडवाइस है, एग्जीक्यूटिव आप दिसंबर अटेम्प्ट अगर दे रहे हो तो प्लीज 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 दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करें। यार लाइफ के 6 महीने बचते हैं, अगर दिसंबर 26 बोथ ग्रुप क्लियर हो गए तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 25 फरवरी 2027 को तो मैं फाइनल में आ जाऊंगा, प्रोफेशनल में आ जाऊंगा, और दिसंबर 27 में प्रोफेशनल के दोनों ग्रुप देकर 25 फरवरी 2028 को तो मैं सीएस बन जाऊंगा। बिल्कुल सॉरी। हाँ, अगर आप एक एक ग्रुप करके देते हो जो आपकी चॉइस है तो 6 महीने का डिले हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। 6 महीने का डिले मतलब 6 महीने लेट सीएस बनोगे। 6 महीने का डिले मतलब 6 महीने लेट जॉब ज्वाइन करोगे। 6 महीने का डिले मतलब 6 महीने लेट सैलरी आएगी। सॉरी। एंड 6 महीने का डिले मतलब सारे सपने 6 महीने बाद पूरा होना चालू होंगे। शादी भी 6 महीने बाद होगी। तो सीधा सीधा सा अपन एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप अपीयर करते हैं दिसंबर 26 में। अच्छे से पढ़कर, बहुत अच्छे से पढ़कर इजीली हम बोथ ग्रुप निकाल सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? हितवी, यमुना, बाकी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे आप, रिस्पॉन्स करो, अच्छा लगेगा। मनीष, एक एक का नाम लेके बोलूं। वर्षा, चले तो कंक्लूड करते हैं। एग्जीक्यूटिव के 2 ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट में 4 पेपर हैं, ग्रुप सेकंड के अंदर 3 पेपर हैं। अब दिसंबर 26 के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, हम दोनों ग्रुप एक साथ दें। उसके बाद भी आपकी चॉइस है, एक एक करके देना हो एक एक करके दे सकते हैं। अननेसेसरली लाइफ के 6 महीने एक्सटेंड होंगे। दोनों ग्रुप दो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बेटा टाइम बहुत है। 10 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। 10 महीने में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है। ठीक, अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपना भी दूंगा। अपना इंट्रोडक्शन मैं केवल इसलिए दे रहा हूं कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने आप को किन हैंड्स में सौंप रहे हो। हमारा चैनल कोई नया या हमारी फैकल्टीज कोई नई फैकल्टीज नहीं है, नौसिखिए नहीं है कि कल से यूट्यूब पर आ गए हैं पढ़ाने के लिए। मुझे 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। मैं सीएस तनय कसेरा, एमकॉम किया है मैंने, एफसीएस मतलब फेलो कंपनी सेक्रेटरी हूं। फेलो कंपनी सेक्रेटरी समझते हैं? अरे यार 2 तरह का होता है ना, एक होता है एसीएस और एक होता है एफसीएस। एसीएस मतलब एसोसिएटेड कंपनी सेक्रेटरी, जूनियर होते हैं जो नए नए कंपनी सेक्रेटरी बने हैं। एफसीएस मतलब फेलो कंपनी सेक्रेटरी जो सीनियर हो गए हैं, जिनके माथे पर इंस्टीट्यूट ने ही ठप्पा लगा दिया है, ये सीनियर सिटीजन है, मतलब इसके पास काफी एक्सपीरियंस है। फिर मैंने यूके से एमसीएसआई किया है, उत्तराखंड से नहीं, यूनाइटेड किंगडम से एमसीएसआई का कोर्स किया है, एलएलबी भी किया है।
ये बताने का केवल पर्पस ये है कि आपको ये मालूम पड़ सके कि मैं एजुकेशनली एंड एक्सपीरियंस वाइज दोनों पर्पस से रिच, दोनों पर्पस से आपको अच्छा नॉलेज दूंगा। मैं अपनी बढ़ाई करने के लिए ये चीज नहीं बता रहा, बट आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपना फ्यूचर किन हैंड्स में दे रहे हो। हमेशा ध्यान रखना दो चीज, लीगल एडवाइजर एंड डॉक्टर हमेशा एक्सपीरियंस्ड चुनना चाहिए एज वेल एज टीचर, क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। चल, इसके साथ मैं सिंघानिया एंड कंपनी हमारी फर्म है, एलएलपी है, जिसमें पार्टनर हूं। लीगल इंटरनेशनल लीगल कंसल्टेंट फर्म है हमारी। हमारे पूरे इंडिया में 10 जगह ऑफिस हैं, बेंगलोर, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। ओवरसीज ऑफिस है लंदन के अंदर, गुड़गांव के अंदर है, अहमदाबाद है, मुंबई है एंड इंदौर में है। मैं इंदौर ऑफिस का हेड हूं, इंदौर ऑफिस मैनेज करता हूं। ये सब बताने का केवल ये पर्पस है बेटा कि मेरे को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी पूरा है। हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी स्टडी करेंगे ताकि एग्जाम के अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो मैं पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूं, फेस टू फेस ही पढ़ाया है। तो कोरोना के बाद अब ऑनलाइन आना पड़ा, अदरवाइज अपना धंधा बढ़िया चल रहा था फेस टू फेस के अंदर। कोरोना के बाद से ऑनलाइन के अंदर आए हैं। 150 से ज्यादा बार मेरे स्टूडेंट की AIR आ चुकी है, जिसमें से 6 टाइम्स AIR 1 भी है। मैं आपको एग्जीक्यूटिव के अंदर 3 पेपर पढ़ाऊंगा, कंपनी लॉ, JIGL जो आपके ग्रुप फर्स्ट से रिलेटेड है, एंड ECIPL जो आपका ग्रुप सेकंड से रिलेटेड है। पढ़ने का तरीका अपना कैसा रहेगा? आपको फिजिकल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर फिजिकल नोट्स आ जाएंगे। जो फेस टू फेस क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें यही फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के 2 तरह के नोट्स आपको दिए जाएंगे। पहला रहेगा थ्योरी नोट्स, जिसमें से अपने को पढ़ना है। सेकंड रहेगी आपकी क्वेश्चन बैंक, जिसमें प्रीवियस 40 इयर्स में जितनी एग्जाम हुई है उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड उनके सजेस्टेड आंसर क्या हैं, वो आंसर के साथ आपको क्वेश्चन बैंक दी जाएगी। पढ़ेंगे अपन काय में से? थ्योरी वाले नोट्स के अंदर से। वो पूरा चैप्टर लर्न करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक उठाओगे। क्वेश्चन बैंक उठाकर जब आप एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका आंसर करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हां, एग्जाम में वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमें पढ़ाए गए हैं। सेकंड चीज, क्वेश्चन पढ़ के जब आप आंसर करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हां, मेरे से एग्जाम के क्वेश्चंस बन रहे हैं। एंड टेस्ट प्रैक्टिस तो अपन करेंगे ही, ऑनलाइन वालों की भी टेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। हर हफ्ते, हर मंडे को आपका टेस्ट रहेगा, वीकली टेस्ट रहेंगे, जिसका शेड्यूल आपको एडवांस के अंदर दे दिया जाएगा कि किस मंडे को कौन से टॉपिक का टेस्ट है। आपको जूम सेशन अटेंड करते हुए टेस्ट देना है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑनलाइन आप पर वॉच करेगा, आप घर बैठे बैठे टेस्ट दो एंड उसे PDF में कन्वर्ट करके आप हमें भेजोगे। हम आपकी कॉपीज चेक करके विद इन 2 to 3 डेज आपको देंगे, जिससे आपको यह मालूम पड़ेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो और आपकी क्या होती रहेगी बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, एक बच्ची ने तो बोला, बाकी लोग तो अभी भी बैठी हैं, है ना। मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल रहेगा 24 आवर्स आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। बट हाँ, ये थ्योरेटिकली बोलने में थोड़ा ठीक है, 24 आवर्स नाइट टाइम में 10 से लेकर 6 बजे तक के बीच में अगर आप पढ़ते हो, आपको कोई भी डाउट आता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।
आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हो, मैं सुबह उठूंगा तब उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी दिन भर में तो आप कभी भी डाउट पूछो, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलेगा। ग्रुप के अंदर भी आप ऐड रहोगे, ये मेरा पर्सनल नंबर है, पर्सनल नंबर पर भी आप कॉल करके, आप व्हाट्सएप करके, वॉइस नोट के थ्रू जैसे भी डाउट पूछना है पूछ सकते हो। इसका मतलब ये क्या कि हम क्लास में डाउट नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं तो बोल रहा हूं चुपचाप पढ़ना ही नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, अपने प्लेस पर बैठकर उसे रिवाइज करना है, चुप नहीं रहना है। आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिखो, बट उससे अच्छा है आप बोलो अपने प्लेस पर बैठकर। यार इससे दो चीजें होगी, एक तो आप अटेंटिव रहोगे। अगर आप रिवाइज कर रहे हो अपने प्लेस पर बैठकर, तो रिवाइज करने के लिए आपको मुझे सुनना पड़ेगा, और मुझे सुनोगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ा रहेगा। कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, चीजें जल्दी याद हो जाएगी। फिर अभी तो मैंने स्टडी जैसा कुछ बताया नहीं जिससे अपन रिवाइज करते, अभी तो अपन जनरल डिस्कशन ही कर रहे हैं। चले, यहां तक जो मैंने बोला, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, प्लीज पूछेंगे, चैट बॉक्स के अंदर लिखें, रिप्लाई करें। हाँ बेटा, आपको कोई डाउट? वेरी गुड, बता देता हूं, मैं भी उस पर आने ही वाला था, है ना। अब ये जो पेज दिख रहा है ना आपको, ये ICSI का स्टडी मटेरियल का पेज है। ये मेरे नोट्स का पेज नहीं है ना। ये पेज काहे का है बेटा? ICSI का स्टडी मटेरियल है, उसी का पेज है, ठीक है। अब जैसा कि इस बच्चे ने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमें ICSI जो स्टडी मटेरियल देता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, है ना। बोले वो पढ़ना है क्या? बिल्कुल पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है पढ़ना, बट अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूं, या बाकी सारी फैकल्टीज, प्रूव विद्या की बाकी सारी फैकल्टीज जो आपको नोट्स देगी, जो फिजिकल नोट्स आपके पास आएंगे, उसमें पूरा आपका मॉड्यूल कवर रहेगा। मॉड्यूल की कोई चीज नहीं छोड़ी है। मॉड्यूल पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मॉड्यूल स्कैटर्ड है, सिस्टमेटिक नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। एंड दूसरा, स्टूडेंट के माइंड में यही रहता है कि भैया फैकल्टी नोट्स प्रोवाइड करें, हम उसी में से पढ़ेंगे। तो हमने इस मॉड्यूल को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। हमने इस मॉड्यूल की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें प्रिसाइज करके टू द पॉइंट नोट्स के अंदर लिखी है। बट इतना छोटा भी नहीं किया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसा बन जाए, नहीं। देखो यार, मॉड्यूल के अंदर भी कंपनी लॉ लिखा है, मेरे नोट्स में भी कंपनी लॉ लिखा है, तो तुम बता दो मैं क्या नया कंपनी लॉ बना दूंगा तुमको पढ़ाने के लिए? नहीं, यही कंपनी लॉ जो मॉड्यूल में लिखा है, वही कंपनी लॉ मेरे नोट्स में लिखा है, केवल प्रेजेंटेशन अलग है। केवल इस चीज का डिफरेंस है कि मॉड्यूल में अननेसेसरी भी बहुत सारी चीजें दी है जो हमने हटा दी है। तो कंपनी लॉ वही रहेगा जो मॉड्यूल में लिखा है, कंपनी लॉ वही रहेगा जो मेरे नोट्स में लिखा है। बट जब आप मेरे नोट्स से पढ़ोगे, जैसे ये इस तरह से आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, है ना। अब बेटा मैंने ये चैप्टर बनाया है तो इसमें वही प्रोविजन है जो आपके मॉड्यूल में है,
केवल प्रेजेंटेशन अलग है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मॉड्यूल नहीं पढ़ना है, लेकिन आपका पूरा मॉड्यूल मेरे नोट्स के अंदर कवर हो जाएगा। क्लियर है? अब नोट्स के अंदर ये साइड में हमने स्पेस भी छोड़ रखा है, क्योंकि होता क्या है, पढ़ते पढ़ते अब मैंने इस पैराग्राफ के बारे में आपको समझाया, तो ऑब्वियसली यहां आपको इस पैराग्राफ से रिलेटेड कीवर्ड्स लिखने हैं, ताकि उन्हीं कीवर्ड्स को मैं याद करके इस पूरे पैराग्राफ को लर्न कर सकूं। यार रटना थोड़ी है पूरा पैराग्राफ, मुझे तो कीवर्ड्स के ऊपर ही ध्यान लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान लगाना है। तो ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपका पूरा मॉड्यूल कवर रहेगा। इसका मतलब मॉड्यूल आपको अलग से नहीं करना है। तो हमारे नोट्स प्लस जो क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करेंगे वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा, इसकी 99% गारंटी मैं दे रहा हूं। 1% केस में बेटा प्रोफेशनल एग्जाम है, कुछ भी घुमाकर पूछ लेते हैं, उसका मैं नहीं कह सकता, इतनी हवाबाजी में नहीं कर सकता। चले और कोई क्वेश्चन? हेतवी, यमुना, बोलो यार, तुम बोल ही नहीं रहे हो, कुछ चुपचाप बैठे हो। मनीष है, प्रिंस है, शर्मा जी हैं, शिवाजी है, शिवेश है। चलो चुप रह के पढ़ लो भाई, जैसा भी तुमको पढ़ना। तो एग्जीक्यूटिव अपन पढ़ रहे हैं बेटा, है ना? ये ग्रुप 1 है हमारा, एंड कंपनी लॉ जो है वो पेपर नंबर 2 है। ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 1 आपका JIGL का होता है। पेपर नंबर 2 का नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले हमने कंपनी वर्ड का मीनिंग देखा। कंपनी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बिजनेस रन करने के लिए अपन बनाते हैं, है ना? एंड लॉ मतलब बोले यार वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, मॉरल वैल्यू होती है, इथिकल वैल्यू होती है, जो हर पर्सन को अपनी डेली लाइफ के अंदर फॉलो करना चाहिए। तो जब हम कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या मॉरल वैल्यू होगी, क्या इथिकल वैल्यू होगी, क्या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे, उन सबको गवर्नमेंट के द्वारा जब डिफाइन कर दिया जाता है, नोट डाउन कर दिया जाता है, उसे हम लॉ बोलते हैं। और वो लॉ जो कंपनी से रिलेटेड है वो क्या बन जाता है बेटा? कंपनी लॉ। हमारा जो कंपनी लॉ वाला मॉड्यूल है बेटा वो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 का वेटेज है 60 मार्क्स का, पार्ट 2 का वेटेज है 40 मार्क्स का, है ना? ये अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, हमारा जो कंपनी लॉ का ICSI का मॉड्यूल है उसी का पेज है। मेरे नोट्स जब आपके पास आएंगे तब ये पेज नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने को याद थोड़ी करना है ये पेज, ये तो केवल एक बार का डिस्कशन करना है। उसके बाद तो अपन डेली बेसिस पर जो चीज पढ़ेंगे वो नोट्स के अंदर से पढ़ेंगे, है ना? तो पार्ट 1 जो है कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसका वेटेज है 60 मार्क्स का। एंड इसके अंदर टोटल मिलाकर आपके 12 चैप्टर्स हैं। बट मैं इसमें से आपको 11 चैप्टर ही पढ़ाऊंगा? नहीं, 10.5 चैप्टर ही पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ छोड़वा रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने हमारे ऊपर तरस खाकर रहम करके ये चैप्टर खत्म कर दिया है। दुनिया से नहीं उठाया ये चैप्टर, सिलेबस से खत्म कर दिया है। मतलब आज भी ये प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं, कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे, लेकिन इसे फाइनल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो जब आप प्रोफेशनल में पहुंच जाओगे, मतलब CS फाइनल के अंदर आ जाओगे, वहां ये चैप्टर मिलेगा। इसी तरह से
चैप्टर नंबर 10 को भी आधा कर दिया है। तो मेरे नोट्स जब आपको मिलेंगे वो रिफाइन करके मिलेंगे, उसमें ये चीज रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये ना समझे कि हम इसे छोड़ रहे हैं, इसे इंस्टीट्यूट ने ही छोड़ दिया है, इसका साथ एग्जीक्यूटिव लेवल पर छोड़ दिया है। बोले यार फाइनल में पढ़ाएंगे, अच्छा किया है। होता क्या है, अच्छा अपन एग्जांपल ले, आप सभी सीएसीईटी पढ़कर आए हो, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ, टॉट पढ़ा हुआ, सेम कॉन्स्टिट्यूशन और टॉट आपको एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ना है। यार ये क्या बात हुई, जब एक जगह मुझे पढ़ा दिया तो तुम सेम चीज क्यों रिपीट करवा रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर आए हो, हाँ यार पढ़ाई था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में कम से कम 1 महीना लगता था अपने को, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जेआईजीएल के अंदर फिर से पढ़ना है तुमको। यार ये कौन सी बात हुई? तुमको क्या हम पे भरोसा नहीं है कि हमने एक बार में पढ़ लिया तो अच्छे से पढ़ा है? एक ही एक चीज बार बार पढ़ाने से क्या मतलब है यार? वही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ना है, वही टॉट पूरा एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है, वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है। फिर ये सारे चैप्टर्स यहां पर भी पढ़ने थे, फाइनल में भी पढ़ने थे। तो इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि बोले नहीं यार एक ही जगह पढ़ा दो, तो ये चैप्टर उठाकर कहां शिफ्ट कर दिए? फाइनल में। इसी तरह से पार्ट सेकंड के अंदर ये जो आपका चैप्टर है 17 वाला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ये भी आपने सीएसीईटी में पढ़ा है। याद आ रहा है, एक सेक्शन हुआ करता था 135 सीएसआर के नाम से, कंपनी लॉ के अंदर पढ़कर आए हो आप? चलो कंपनी लॉ भी आपने सीएसीईटी में पढ़ा, बट वो कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, हो 1% भी नहीं पढ़ा। बेसिक चीजें पढ़ी है, वो भी उतनी एडवांस लेवल पे नहीं जितना अपन एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे। उतना कंपनी लॉ तो तुमको सीएसीईटी में पढ़ाना बनता है कि बेसिक चीज पढ़ा दे। अब सीएसआर पढ़ाया था सेक्शन 135, 2 पेज का ही था, बट पूरा सेक्शन दे रखा था। यही सीएसआर यहां पर पूरा पढ़ा रहे हैं, यही सीएसआर 100 मार्क्स का तुमको फाइनल में भी पढ़ा रहे हैं। पूरे 100 मार्क्स का एक पेपर है सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। यार ये क्या बदतमीजी है? अरे तुमको भरोसा नहीं क्या एक बार पढ़कर हमें याद हो जाएगा? और अगर नहीं है भरोसा तो पूरा का पूरा सिलेबस हर स्टेज पे पढ़ाओ। तो इनको रियलाइज हुई इनकी गलती, तो इन्होंने ये हटा दिया। बोले यार ठीक है, थोड़ी सी बेसिक चीजें रखी, बाकी ये चैप्टर हटा दिया सिलेबस में से। बहुत अच्छा किया। अब तो सीएसईटी भी चेंज हो गया। अब तो पुराना जो सीएस फाउंडेशन हुआ करता था हमारे टाइम, जब मैंने किया था 25 साल पहले, वैसा सिलेबस कर दिया। अकाउंट्स आ गया वापस, जो नहीं था, और बहुत जरूरी था अकाउंट्स पढ़ाना, क्योंकि सीएसईटी के अंदर तुम अकाउंट्स पढ़ते नहीं थे, भूल जाते थे। फिर सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर एकदम से वापस से अकाउंट आ जाता था। अकाउंट से अपने को वैसी तकलीफ है, क्योंकि अकाउंट्स अच्छा होता तो अपन सीए पढ़ लेते। ये सोचना गलत है। हमारा इंटरेस्ट लॉ में है, इसलिए अपन ने सीएस ज्वाइन किया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ने सिलेबस रिफाइन किया और कुछ चैप्टर हटा दिए। पार्ट फर्स्ट जो है वो 60 मार्क्स का है। हमें पार्ट फर्स्ट के 12 चैप्टर में से 1.5 चैप्टर अब आप हटा दो तो 10.5 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कितने मार्क्स के हैं? 60 मार्क्स के। पार्ट फर्स्ट में बेसिक प्रिंसिपल और कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, डिटेल देखेंगे अपन। तो एक ओवरव्यू देखें तो भाई कंपनी की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं, डिविडेंड क्या है, ये सब बेसिक चीजें पार्ट फर्स्ट के अंदर रखी। पार्ट सेकंड जो है वो आपका 40 मार्क्स का है, जिसका नाम है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशंस एंड मीटिंग्स। तो यार नाम से ही क्लियर है कि इस पार्ट के अंदर आपको यह पढ़ाया जाएगा कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कंपनी को चलाया कैसे जाता है,
कंपनी को चलाता कौन है, कंपनी के अंदर मीटिंग्स कैसे होती हैं। कंपनी के केस में दो अथॉरिटी होती है, ये तो पढ़ा अपन ने सीए/सीईटी में। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक होता है शेयर होल्डर। तो या तो डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या डिसीजन कौन लेगा, शेयर होल्डर। एंड वो डिसीजन लेते हैं अपनी अपनी मीटिंग्स में। तो मीटिंग्स कैसे होगी, कब होगी, मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जाएगा, ये सब अपने को कहां पढ़ाया जाएगा बेटा, पार्ट सेकंड में। तो ये थोड़ा सा हमने अपने पेपर का ओवरव्यू देखा कि हमारा कंपनी लॉ का जो पेपर है वो कितने पार्ट में रहेगा बेटा, 2 पार्ट के अंदर रहेगा। पार्ट फर्स्ट 60 मार्क्स का है, जिसमें लगभग 10.5 चैप्टर पढ़ने हैं अपने को। पार्ट सेकंड 40 मार्क्स का है, जिसमें 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एंड इस पेपर को पढ़ाने का जो ऑब्जेक्ट दिया है हमारे इंस्टीट्यूट ने, इस पेपर को पढ़ाने का जो ऑब्जेक्ट है कि भैया आपको हम कंपनी लॉ पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने के बाद एट द एंड आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंपनीज एक्ट के जितने भी बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोविजन हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए, ये बोलने की कोशिश की गई है। एंड जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड आपको क्या होना चाहिए, कंपनी का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। तो कंपनी लॉ बढ़ाने का पर्पस यही है कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहें। एंड बिलीव मी, हम पढ़ेंगे भी ऐसे ही, हम एक एक प्रोविजन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 3 चीजें रहेगी बेटा, प्रोविजंस पढ़ाते समय मेरा पूरा ध्यान आपके केवल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे रहेगा, हम वही करेंगे। दूसरा, आपसे एक्सपेक्टेड है कि पढ़ते समय आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो और रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो याद हो जाएगा। तीसरा, क्या आप जो पढ़ा रहे हो वो मुझे नोट डाउन करना है, जरूरत नहीं है, सारी चीजें नोट्स में मैंने आपको सजाकर दे दी है, आपको अलग से कुछ जरूरत नहीं है। बट जैसा कि मैंने आपको नोट्स के अंदर अभी बताया कि यहां पर ये स्पेस खाली है, तो पढ़ते समय जो कीवर्ड मैं बोल रहा हूं, पढ़ते समय जो मूल मंत्र में दूंगा उसे यहां लिखते जाएं, ताकि उसी को अपन अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम के अंदर या 11th-12th में जब आप पढ़ते थे, कोई बड़ा पैराग्राफ होता था तो उस पैराग्राफ की एक हेडिंग होती थी, आप पूरा पैराग्राफ याद करते थे कि वो केवल हेडिंग याद करते थे, बताओ चलो। पूरा पैराग्राफ याद करते थे, रट लेते थे उसको, वेरी गुड, समझते थे पैराग्राफ को और अपन हेडिंग को रट लेते थे, और एग्जाम के अंदर अपन वो हेडिंग रिकॉल करते थे तो अपने को पैराग्राफ याद आ जाता था। यही करते थे ना बेटा, यहां पर भी यही करना है। हम पूरे पैराग्राफ रटेंगे थोड़ी, नहीं रट सकते हो भाई, गलतफहमी में मत रहना कि लॉ का मतलब रटना होता है, ये मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपन रखेंगे, कॉन्सेप्ट अपन अपने क्लियर रखेंगे, चीजों को फिर लर्न किया जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। रटना मतलब तो यार ये लिखा है मैंने रट लिया, रटना ही है तो क्लास ज्वाइन करने की जरूरत क्या है। इंस्टीट्यूट का तुमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वहां से स्टडी मटेरियल आ लिया है, रट लो उसको, रट सकते हो। तो सबके पास आया स्टडी मटेरियल, नहीं आया है? हेथवी का कहना है सर मैं गुजराती से पढ़ी हूं तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है और मैं इंग्लिश वीक है, तो कैसे होगा। हाँ बेटा, तेरा नाम पढ़ के एक तो मुझे समझ में आ गया था कि तू गुज्जू बेन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूं बेटा, मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ हूं, हिंदी मीडियम भी नहीं, संस्कृत मीडियम। सरस्वती शिशु मंदिर का नाम सुना तुमने? तो 97 में मैंने 12th पास की थी सरस्वती शिशु मंदिर, वो भी नीमच से। एमपी का एक छोटा सा गांव है नीमच, जहां शुद्ध हिंदी में
संस्कृत में पढ़ाया जाता था। फिर जब मैं इंदौर आया नीमच को छोड़कर, तब यहां के जब रियलाइज हुआ कि यार इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, मेहनत करी, इंग्लिश सुधर गई। यही चीज बेटा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपसे नहीं सबसे कहना चाह रहा हूं। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड बेसिकली समझ के चलो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का हूं। हिंदी मीडियम वाले ज्यादा होशियार होते हैं इंग्लिश मीडियम वालों से। ऑफेंसिव या ऑफेंडेड मत मान लेना इसको, बट एक मेरा एक्सपोजर है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना। चलो क्या है, क्यों बोला मैंने ये, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को मालूम है कि भैया इंग्लिश आती नहीं है, तो वो डबल मेहनत करते हैं। और जब वो क्या करते हैं, डबल मेहनत, तो रिजल्ट भी अच्छा मिलता है बेटा। और मैं आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में खड़ा हूं, मैंने एग्जीक्यूटिव भी हिंदी में पास की थी, बट लेटर ऑन आई अडॉप्टेड एंड आई improved my English like anything. Final, I appeared in English. पूरा इंग्लिश में किया। I am practicing in English. आप मान के चलो, इंटरनेशनल लीगल कंसल्टेंट अगर मैं हूं तो बिना इंग्लिश के कुछ नहीं होता है। सब मेहनत से पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। तो बेटा ऐसा सोचना ही नहीं कि आप गुजराती मीडियम से पढ़ो हो तो ये हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो हो गया हम उससे चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जो आगे आने वाला है उसको ध्यान रखो। जब मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, देन व्हाई कांट यू? यू कैन डू इट। जस्ट डिटरमाइन योरसेल्फ, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू डू ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश। हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब हो जाएगा। चलो, और किसी का कोई डाउट? तो बेटा आज का अपन ने जो पढ़ा, फटाफट से अपन ब्रीफ कर लेते हैं, है ना। तो हमने कंपनी के बारे में देखा। अपनी प्रैक्टिस यही करेगी बेटा, जितना मैं पढ़ाऊंगा, जब लेक्चर खत्म करने वाले होंगे फिर से ब्रीफ करूंगा। नेक्स्ट डे जब अपन आएंगे तो पहला प्रीवियस डे का 5 मिनट में आपको रिवीजन कराऊंगा, फिर नया पढ़ना चालू करेंगे। खैर आज तो अपन पढ़े कुछ भी नहीं है, अपन ने जनरल बातें ही की है, और वो जरूरी है क्योंकि हम एबीसीडी से ही चालू कर रहे हैं। एबीसीडी में भी पहले छोटी एबीसीडी से, बड़ी तो बाद में देखेंगे, कर्सिव राइटिंग तो बाद में देखेंगे अपन। तो एकदम कि कंपनी भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, मॉरल, एथिक्स जो लिखे गए हैं, वो जिस लॉ में लिखे उसे हम कंपनी लॉ बोलते हैं। हमारा कंपनी लॉ वाला पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट फर्स्ट 60 मार्क्स का वेटेज रखता है, पार्ट सेकंड 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। पार्ट फर्स्ट के अंदर 10.5 चैप्टर पढ़ने हैं, पार्ट सेकंड के अंदर 6 चैप्टर पढ़ने हैं। पढ़ने का तरीका ये रहेगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे फिजिकल, उसमें से आपको पढ़ना है, प्लस मिलेगी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आप बाद में करोगे, जब अपन चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन बैंक में से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो लेक्चर में कंक्लूड कर रहा हूं, 2 मिनट में नेक्स्ट लेक्चर की आपकी फैकल्टी आ जाएगी, फिर कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं कल क्या, अभी तो जीआईजीएल में वापस आऊंगा मैं। थैंक यू।